नमस्कार दोस्तों। आप आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आप एक यूपीआई यूजर हैं और आप एक दिन में बहुत ज़्यादा यूपीआई यूज करते हैं, चाहे वह गूगल पे हो या फ़ोन पे के माध्यम से करते हो या पेटीएम के माध्यम से करते हो या अन्य किसी भी भीम यूपीआई के माध्यम से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो, तो इनकम टैक्स की तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और एक दिन में आप कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूपीआई से संबंधित जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी दूं। दोस्तों, यह चैनल नया ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत ही सटीक मिलेगी। दोस्तों, आज आपको पता है कि आज ऑनलाइन का ज़माना है और लगभग व्यक्ति यूपीआई ऐप यूज करता है, चाहे वह किसी भी कंपनी का ऐप यूज करता हो। दोस्तों, आम तौर पर हम 3 प्रकार से अपनी यूपीआई ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं। पहले नंबर पे तो हम जो ऐप हम यूज करते हैं वो ऐप हमें कुछ रिवार्ड देते हैं, इसलिए हम एक नंबर से दूसरे नंबर पर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं कुछ रिवार्ड के चक्कर में। दूसरा, हम किसी भी शॉप पे से कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हम वहाँ से पैसा लेते भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांजैक्शन को कुछ कमीशन के चक्कर में इधर उधर करते रहते हैं। तीसरा होता है किसी की हेल्प करना, जैसे किसी का फ़ोन आ गया, भाई मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, तो हम उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा, मेरे पास कोई शॉप है और मैं उस पर एक क्यूआर कोड लगा रखा है और उसमें सेविंग अकाउंट अटैच कर रखा है। लोग आते हैं और उसके अंदर क्यूआर कोड पे स्कैन करके पैसे ले लेते हैं, तो एक ये माध्यम भी है यूपीआई से पैसा लेने का। तीसरा माध्यम जो है कि एक ही व्यक्ति के 3-4 अकाउंट होते हैं। जैसे मान लो किसी के 3 अकाउंट है, एक पीएनबी का है, एक एचडीएफसी का है और एक एसबीआई का है, तो उसने पीएनबी से एचडीएफसी में डाला और एचडीएफसी से एसबीआई में डाला, तो वो खुद की ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन वो भी ट्रांजैक्शन इधर उधर होती रहती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें इनकम टैक्स का क्या रोल होता है। जैसे कि यूपीआई की अगर हम गूगल पर सर्च करते हैं, वहाँ चेक करते हैं, तो एक दिन में 1 लाख रुपए की लिमिट होती है। बाकी यह बैंक पे निर्भर करता है कि उसने अपने यूजर्स को कितनी लिमिट दी हुई है एक दिन की। अगर वो एक दिन में ज़्यादा लिमिट यूज करता है तो बैंक वाले उसको अलाउ नहीं करते, बैंक वाले वहीं पे रोक देते हैं। रही बात इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स ने यूपीआई की कोई लिमिट सेट नहीं कर रखी। इनकम टैक्स का कहना है आप चाहे कितने पैसे डालो, चाहे कितने ही निकालो, इनकम टैक्स से इसको कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे वैसे तो एक साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन फिर भी जो इनका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। अगर हम इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं और हमारा बिजनेस मतलब हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो अगर मान लो एक साल में 50 लाख के आसपास हो जाती है, तो अगर हम मान लो रिवार्ड के लिए करते हैं तो कितना रिवार्ड मिलेगा, मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000। और अगर हम कमीशन एजेंट पे काम कर रहे हैं, 1%
कस्टमर से ले लिया, उससे पैसे ले लिए, 1% उससे ले लिया। मान लो उससे हमने 50 लाख रुपए पूरी साल में उससे ट्रांजैक्शन की, यूपीआई के माध्यम से पैसा लिया, तो उसमें हमने कितना कमाया? 50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन बैंक 20 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स के पास भेजता है 1 साल के अंदर। वो चेक करता है 1 साल में एक अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। अगर उसकी ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर की है तो वो उसकी फाइल इनकम टैक्स के पास भेजता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन 40 लाख से ऊपर होती है तो हमें जीएसटी नंबर लेना भी अनिवार्य होता है। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम 30 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर हमने ट्रांजैक्शन की है तो उस पे इनकम टैक्स वालों को साफ कहना है कि इसमें आप इसका हमें पूरा हिसाब बना के दो, आपने क्या बिजनेस किया है क्या नहीं। आप उनको ये भी कहोगे कि जी हमने तो ऐसे ऐसे पैसे लेके और ऐसे ऐसे दे दिया, तो वो उस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहेंगे। यह पूरे का पूरा आपका बिजनेस माना जाएगा, जिसके अंदर आपको 7 या 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जो टैक्स के दायरे में आएगा। तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और मेरा कहना ये है कि इस छोटे मोटे रिवार्ड के चक्कर में और इस पचड़े में आप इनकम टैक्स के पचड़े में पड़ सकते हो, और आपको पूरा हिसाब किताब रखना पड़ेगा और इनकम टैक्स वालों को देना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप किसी को कितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, कितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन लें, अगर आपके पास पूरी बुक मेंटेन है कि आपने किस चीज़ का पैसा लिया, किस चीज़ का दिया, और अगर कभी इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है और आप अगर ये बताने में सक्षम हैं कि मैंने इस चीज़ का फला का पैसा लिया, ये इस चीज़ का लिया, तो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। आप ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर मान लो अपनी इसकी दूसरी तरफ एक और सिस्टम है, मान लो आप सारा अपना दुकान का बिजनेस है, मान लो आप एक दुकानदार हैं और आप सारा काम अपना कैश में करते हो, और कभी कभार कोई कस्टमर आ जाता है और वो कहता है जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो ऑनलाइन यूपीआई कर सकता हूँ या कोई ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, तो उसके लिए कभी एक आध बार आप अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर भी आप पचड़े में पड़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी शॉप है और आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेरा कहना तो इतना ही है कि आप एक करंट अकाउंट रखिए और उसके अंदर ट्रांजैक्शन करिए, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। कुल मिला के बात यह है कि यूपीआई का जो सिस्टम है, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास सारा हिसाब किताब होना चाहिए, ताकि कभी भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आए तो आप अपना पूरा हिसाब किताब बना के उनको दे सकें। और अगर आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट एक साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी मेरे इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाली और अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।